दिसंबर 2019 के आखिरी के हफ्तों में शुरू हुई कोरोना महामारी अब भी खत्म नहीं हुई है। पिछले कुछ महीनों से संक्रमण की रफ्तार नियंत्रित थी। हालांकि अब एक बार फिर से यह वायरस सक्रिय हो गया है। 27 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कोविड डैशबोर्ड के डेटा के मुताबिक देश में कुल एक्टिव केस 1010 है। 19 मई से अब तक 1753 नए मामले रिपोर्ट किए गए। देश में कोरोना से अब तक 6 लोगों की मौत हुई है। इस पर नियंत्रण के लिए क्या कुछ कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं और क्या कुछ उनके द्वारा प्रबंध किए जा रहे हैं, इस पर कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता अरविंद शर्मा ने कोरोना वायरस को लेकर डॉक्टर प्रदीप कुमार, उप सिविल सर्जन, जिला मलेरिया अधिकारी, जिला सेवा कार्यालय, जिला नोडल अधिकारी आयुष्मान भारत से बात की कि किस तरह से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की तैयारियां हैं। क्या कुछ कहा अधिकारी ने, आइए सुनाते हैं आपको अर्थ प्रकाश की इस खास रिपोर्ट में। आज प्रकाश देखने वाले तमाम दर्शकों को अरविंद शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि कोरोना वायरस दोबारा से दस्तक दे रहा है, इसी बीच आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप जी, जिन्हें इस दायित्व दिया गया कोरोना के लिए इस बार एक इंचार्ज के रूप में बनाया गया है, ताकि इस जो आपदा को किस प्रकार से रोका जाए या इससे बचा जाए। सर, स्वागत है सर आपका डॉक्टर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से ये कोरोना वायरस दोबारा दस्तक दे रहा है, ये क्या कुछ वायरस है? इस बार कौन कौन से इसमें जो कीटाणु हैं वो पनपते हैं? देखिए, जो अभी तक स्थिति है वो ये है कि हरियाणा प्रदेश में 10 केसेस की हमारे पास अभी रिपोर्ट है, और जिसमें से कि ज़्यादातर गुड़गांव और फरीदाबाद से केसेस मिले हैं। और अभी इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुई है, क्योंकि जो पहले पीजीआईएमएस रोहतक में की जाती थी वो जीनोम सीक्वेंसिंग अभी बंद हो रखी है। तो अभी उसकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है कि वो कौन सी वेरिएंट है जो इस बार देखी जा रही है। लेकिन हमें जो हमारे हेडक्वार्टर से सूचना मिली है वो यही है कि घबराने की अभी ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कोरोना वायरस जो है वो हमारे वातावरण में पहले से ही है। बस ये है कि अब वो उसकी जो क्षमता है, जो उसकी शक्ति है, वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, क्योंकि हमारे अंदर भी एंटीबॉडीज आ चुकी हैं। हमारी जो जनता है सबने वैक्सीन लगवा चुके हैं, या फिर उनके अंदर नेचुरल एंटीबॉडी या इम्यूनिटी आ चुकी है। तो अभी तक जो भी केसेस मिले हैं वो काफ़ी कम शक्ति वाले मिले हैं, और इसलिए अभी तक कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और हमने अपनी तैयारी यहाँ पे जिला कुरुक्षेत्र में शुरू कर दी है। जैसा कि हमें स्टेट हेडक्वार्टर से गाइडेंस मिली थी, हमने सभी जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं सभी के इंचार्ज के साथ मीटिंग शनिवार को ही कर ली थी, और उन्हें सारे दिशा निर्देश हमने जारी कर दिए थे। और आज भी हमने अभी 11 बजे सभी डॉक्टर्स की ट्रेनिंग रखी हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। इसके अलावा हमने जो हमारे ज़िले में एकमात्र मेडिकल कॉलेज है, आदेश मेडिकल कॉलेज, उनके साथ टाई अप किया हुआ है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, कोई आपातकालीन स्थिति में वहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट की और आरटीपीसीआर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। और जल्दी ही हम जो है सरकारी सभी संस्थाओं में भी ये टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, जैसा ही हमें ऊपर से दिशा निर्देश मिलते रहेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि एक आम जनता के लिए क्या कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं या क्या कुछ ऐसी गाइडलाइन हैं जो वो फॉलो करें ताकि इस वायरस से बचा जा सके? क्योंकि पहले भी जो वायरस फैला था तो उसमें जब सरकार ने गाइडलाइंस दी, जैसे 2 गज की दूरी थी और सैनिटाइजेशन थी, तो इस बार क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उन पैरामीटर्स पे चलकर इस कोरोना वायरस से बचा ही जा सके? देखिए, भारत देश की जनता बहुत ही जो है वो समझदार भी है और बहुत ही हिम्मत वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी को हरा के हम इस स्थिति में आज पहुँचे हैं, उन्हें सब पता है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो कफ एटिकेट्स होते हैं, जैसे कि खांसने छींकने की जो हमारी इससे बचाव कैसे रखा जाए, उसके बारे में जो सावधानियाँ हैं वो हमें बरतनी है। हमें जिस भी व्यक्ति को अगर कोई खांसी या जुकाम या कोई इस तरह के लक्षण हैं, उन्हें अपने आप को क्वारंटीन करना है अपने घर में, ताकि वो दूसरों को ना फैला सके। यदि किसी को खांसना है, छींकना है, तो वो या तो मास्क का प्रयोग करें या फिर अपने सामने मुंह पे, नाक पे हाथ रखें और तभी वो छींकें। और
इसके अलावा जैसे ही कोई इस तरह के लक्षण मिलते हैं तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, वो सलाह लें, टेस्ट कराएं। तो ये थोड़ी सी सावधानी है। इसके अलावा छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि अपना खान पान का विशेष ध्यान रखें, पौष्टिक खाना खाएं, खूब पानी पिएं। अगर किसी को लक्षण आते भी हैं तो उन्हें घबराने की कोई बात नहीं है, टेस्ट कराएं, दवाई लें, सिंपल पानी खूब पिएं और रेस्ट करें। डॉक्टर साहब एक एज फैक्टर रहता है कि जैसे पिछली बार भी जैसे कई बार बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट किया था, फिर बुजुर्गों को बात आ गई थी, तो इस बार क्या लगता है आपको कि ज़्यादातर जो अभी जैसे 10 बात कर रहे हैं कि 10 इन्फेक्टेड पाए गए हैं, तो उनमें ज़्यादातर एज ग्रुप क्या रहा है? एज ग्रुप तो लगभग 20 से कई है इसमें, कोई ऐसा, क्योंकि बहुत ही छोटा जो है ये वैल्यू है, 10 कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है कि हम पता कर पाएँ कि ये किस एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन देखिए, कोई भी बीमारी हो तो हमें अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने बच्चे हैं, उनकी सबसे पहले देखभाल वैसे भी करनी चाहिए। और इस तरह की महामारी में या इस तरह की बीमारी में तो विशेष तौर पे हमें ध्यान देना है। जो हमारी बुजुर्ग, जो हमारी जनता है, जो हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी हैं, उनके विशेष ध्यान रखना है। बच्चे हैं जो छोटे, जिनके अंदर थोड़ा इम्यूनिटी कम होती है, तो हमें उनका विशेष ध्यान रखना है। जो कई कमज़ोर इम्यूनिटी वाले मरीज़ होते हैं, जैसे शुगर के मरीज़ हैं या किडनी डिजीज़ के हैं, कैंसर के हैं, एड्स के मरीज़ हैं, तो उनका हमें विशेष ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब लास्ट प्रश्न मैं आपसे जो करना चाहूँगा जी। कि जैसे कुछ एक जो हमारी जनता है उनमें अस्थमा के मरीज हैं या जिनको सांस की बीमारी है, जिनको डस्ट एलर्जी है अगर हम बात करें, और जिस प्रकार की सेंसिटिविटी अगर हम बात करें सेंसिटिविटी आ जाती है, उन पेशेंट्स के लिए क्या कुछ हिदायतें हैं? उनके लिए भी यही इसी प्रकार की हिदायत है कि वो अपना, जैसे ही उनको इस तरह की कोई भी स्थिति अगर पैदा होती है, उनको लक्षण आते हैं, उनको तुरंत जो है अपना इलाज कराना है, उसको बढ़ने नहीं देना। क्योंकि अगर डस्ट से एलर्जी है तो वो आप उसके लिए हो सकता है अपने घर पे कोई वो अस्थमा की जो नेबुलाइजेशन की मशीन का इस्तेमाल करें या किसी डॉक्टर के पास उसका इस्तेमाल करें। तो उससे उससे भी कई बार इन्फेक्शन जो है बढ़ सकता है, क्योंकि हो सकता है वो किसी दूसरे मरीज ने उसको इस्तेमाल किया हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी और से आपके अंदर आ सकती है, आपके अंदर से कीटाणु उसमें जा सकते हैं। तो बाकी जो है इस तरह के मरीजों को विशेष ध्यान तो ये रखना ही है, क्योंकि अगर उनके अंदर सांस की अचानक से कोई लक्षण आते हैं तो उनके अंदर इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा होता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना यही है कि आपने पहली बात तो बचाव रखना है डस्ट से, एलर्जी से, जिस भी चीज़ से आपको एलर्जी होती है, और अगर होती भी है तो तुरंत उसका इलाज है। डॉक्टर साहब ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए जी। कि नेचुरल ऑक्सीजन मिल सके, हमारे जो लंग्स हैं उनको प्रॉपरली इनहेल हो सके, तो उसके लिए इस रेमेडी में क्या कुछ नॉर्म्स है? उसमें देखिए, हमारे योग और हमारे अध्यात्म में, हमारे आयुर्वेदा में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अनुलोम विलोम और जो सांस की जो योगा की एक्सरसाइजेज हैं, बड़ी अच्छी हैं। वो इस प्रकार के मरीजों में बड़ा सहायता भी करती हैं। तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि वो जितना हो सके अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस तरह की योग और एक्सरसाइजेज को ज़रूर करें, ताकि वो बचे रहें इस तरह की बीमारी से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप जी, जिन्होंने बताया कि कोरोना से अभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी भारत देश की जनता ने इसका बहुत ही साहस के साथ बिल्कुल पराक्रम किया, इसके साथ लड़े हैं और एक विजय हासिल की है। और फिर भी कुरुक्षेत्रा ने एक तैयारी शुरू कर दी है, हर जगह एक टेस्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो करवाई जाएगी। लोगों को कहा गया है कि अगर इन्फेक्शन पाई जाए तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। निरंतर हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।